गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को, नमस्ते। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज के सेशन में मेनली बात करेंगे आपसे मूली के बारे में, गाजर के बारे में, क्योंकि एक्चुअली आजकल का जो सीज़न है इसमें मूली भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें गाजर अवेलेबल है, बहुत सारे साग अवेलेबल हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें इनके थोड़े से तरीके पता होने चाहिए, मीन्स हम कैसे खाएं कि क्या खाएं कि हमें फ़ायदा करे। तो होता है कि अगर हमें शास्त्र सम्मत चीज़ें पता होती तो हम बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो इसी वजह से नॉर्मली हर कोई जानता भी है, मूली के बारे में भी जानता है कि मूली बहुत फ़ायदेमंद रहती है और इस मौसम में आपके पास मूली आती है। तो जब मूली आती है तो खाइए, क्योंकि हमेशा सीज़न की जब चीज़ें खाएंगे तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ आजकल का तो सिस्टम ऐसा है कि आपको हर मौसम में हर चीज़ अवेलेबल रहती है, लेकिन बगैर मौसम के जब कोई चीज़ आती है तो पक्का सी बात है उसमें स्वाद नहीं होता है, या आप कह सकते हो न्यूट्रिशन तो बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे मैंने आंवले के केस में बताया था कि माघ फागुन मास का जो आंवला होता है उसी आंवले में गुण होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज़ के साथ होता है, हर सब्जी के साथ होता है। देखो हमारे यहाँ सेंटर पर काम एक्चुअल में अभी भी चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहेगी, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आप लोग को क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। तो जब जो भी चीज़ें खानी है दैट शुड बी सीजनल एंड रीजनल। तो हम कुछ भी खाएं, हमारा क्या होना चाहिए, सीजनल और रीजनल होना चाहिए। और उसी बात को फोकस करके हमने कहा जब मौसम है मूली और गाजर का, तो हम मूली और गाजर के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मूली के बारे में बात करते हैं। तो मूली के बारे में हर कोई जानता है कि दो तरह की मूली होती है, एक छोटी मूली होती है, एक बड़ी मूली होती है। तो छोटी मूली को सिर्फ मूली भी कहते हैं और बड़ी मूली को बड़ी मूली बोलते हैं, जो हाथी के दांत की तरह लंबी होती, काफ़ी देखते हैं ना, बड़ी बड़ी सी आती है मूली, तो काफ़ी लंबी होती है। और उसको जो बड़ी वाली मूली आती है उसको नेपाल मूलक भी कहते हैं, और उसमें जो गंध गुण होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और अधिकतर हम लोग देखते हैं जो पराठा बनाते हैं मूली का वो अधिकतर बड़ी वाली मूली से बनाते हैं, क्योंकि घिसना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम छोटी मूली की बात करें तो जैसे बड़ी मूली को नेपाल मूलक कहते हैं, छोटी मूली को लघु मूलक भी कहते हैं। लघु मीन्स छोटी होता है, हर कोई जानता है। शाला मरकटक भी इसका एक पर्याय है। तो जो यूजी के बच्चे जुड़े हैं या पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जुड़े हैं, या जिन लोगों को थोड़ी सी जानकारी चाहिए होती है कि पर्टिकुलर वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि शाला मरकटक वर्ड है। बिस्र वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें गंध होती है। शालेय वर्ड भी बोलते हैं, मरुसंभव वर्ड भी बोलते हैं, थैंक गॉड लाइट आ गई। चाणक्य मूलक वर्ड भी बोलते हैं, छोटी मूली के लिए वर्ड यूज़ होता है चाणक्य मूलक, और बिल्कुल अलग सा है। तो कभी किसी एग्जामिनेशन में या कह सकते हो कि जो जीके वगैरह के पेपर होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीक्ष्ण होती है मूली का, अगर रस वगैरह निकाल कर देखो ना तो थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, क्योंकि मैंने एक दो बार इत्तेफाकन इस मौसम में निकाला, फिर मैंने देखा हाथ में पूरा सा लगता है अच्छे से। तो और मूल कपोतिका वर्ड भी इसके लिए छोटी मूली के सारे पर्याय वर्ड हैं। और अगर मैं बात करूं लैटिन नेम की तो रेफेनस सटाइवस जो है ये इसका लैटिन नेम है और क्रूसीफेरी को बिलोंग करती है। अगर आप मूली का पेड़ अच्छे से देखे होंगे तो दूर से देखने में ऐसे लगता है, जो ऊपर के लगे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सरसों की फैमिली का है, और सरसों की फैमिली की आपकी क्रूसीफेरी जी, मतलब क्रूसीफेरी जो है सरसों की फैमिली है, और आपकी मूली की भी फैमिली वही है, तो देखने में लगभग वैसा ही लगता है, ठीक है। अगर मैं खेती की बात करूं तो आपको हर कोई जानता है कि मूली की खेती ऑल एंड ओवर द इंडिया की जाती है, और इसके जो पंचांग है उसका यूज़ हम करते हैं शाक के रूप में, सलाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और हम नॉर्मली सब्जियां भी बनाकर खाते हैं। जैसे आप मूली का देखो, मूली का पराठा भी बनाते हो, मूली को आप सलाद के फॉर्मेट में भी खाते हो, और कुछ लोग मूली की सब्जी भी बनाते हैं। और इसका कंद स्वरस और जो बीज होता है, मतलब इसमें से जो स्वरस निकाल लेते हैं, और इसका जो बीज होता है वो चिकित्सकीय पर्पज़ के लिए यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ को मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं तो पक्का सी बात है हमें उसका अमाउंट या मात्रा ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि मात्रा के बगैर किसी चीज़ की कोई युक्ति नहीं होती है। तो युक्ति चिकित्सक के लिए बोला जाता है कि उसकी मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, और मात्रा अगर हमको सही से पता होती है, एक तो हमारी अपनी युक्ति होती है और एक शास्त्र क्या कहता है, तो शास्त्र को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी युक्ति लगाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी सी हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो हमारी छोटी मूली जी हैं वो कटु रस की हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो रस है छोटी मूली का कटु रस है, मीठा नहीं लगता है। पी कर देखना, मैंने तो पिया हुआ है तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। रुचिकारक होता है, बहुत बुरा सा नहीं लगता है। हाँ, जो लोग बहुत होते हैं ना फ्लेवर्ड जूसेस वगैरह पीने के शौकीन होते हैं वो नहीं पी पाएंगे, अदरवाइज आप आराम से पी सकते हैं। खुद पिया हुआ है इसलिए बता भी रही हूँ। लघु होता है तो मूली का जो है छोटी मूली है वो कभी भी भारी नहीं होती है, पाचक होती है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव कह सकते हो जूसेस की तरह काम करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। त्रिदोष नाशक होती है, हर कोई खाने वाला जानता है कि हमेशा खाने के लिए सलाद के फॉर्मेट में कौन सी मूली अच्छी होती है, तो कच्ची मूली या छोटी मूली अच्छी होती है, तो त्रिदोष नाशक होती है। और कंठ और स्वर को उत्तम करने वाली होती है, यानी कि आपके वोकल कार्ड के लिए बहुत अच्छी होती है। कंठ और स्वर को उत्तम करेगी तो जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जो मेडिकल प्रोफेशन वगैरह में है, या जो लोग गाने के भी शौकीन है, वो सारे लोग मूली बड़े आराम से खा सकते हैं। नहीं तो दिमाग में रहता है कि कोई चीज़ खाएंगे, कुछ लोग को होता है ना बहुत पसंद होता है, गला तो नहीं खराब हो जाएगा, तो गला आपका बिल्कुल भी नहीं खराब हो जाएगा, निष्प्रक रहिएगा। भाव प्रकाश एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है। ज्वर का शमन करती है। श्वास रोग अगर किसी को तकलीफ है वहाँ पर मूली खा सकते हैं। नाक में कोई तकलीफ है, नासागत कोई रोग है तो वहाँ पर भी खा सकते हैं। कंठ के कोई रोग हैं, गले की कोई बीमारी है तो आप वहाँ पर मूली का सेवन कर सकते हैं। चक्षुगत रोग है, मतलब आईज की कोई डिसीज़ है तो वहाँ पर भी आप मूली का अच्छे से सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी मूली की अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं। चलिए, जब छोटी मूली की बात कर लिया तो फिर हम बड़ी मूली के भी बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फर्क है, बड़ी मूली जो होती है हमारी वो वृक्ष होती है, तो इस हिसाब से अगर इंसान सोचे तो मोटा जो लोग हैं उनको खा सकते हैं बड़े आराम से, या जिसके शरीर में क्लेद बहुत ज़्यादा है वो सारे लोग बड़ी मूली का सेवन कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट वगैरह हैं वो बड़े आराम से, क्योंकि उनको थोड़ा सा रुक्षता की ज़रूरत होती है, उनके शरीर में क्लेद ज़्यादा होता है, या यूरिन किसी की बॉडी में रुक रहा है किसी भी वजह से, वो सारे लोग भी बड़ी मूली अच्छे से खा सकते हैं। उष्ण होती है तो डाइजेशन में भारी नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखें। डाइजेशन को प्रमोट ही करेगी अच्छे से, क्योंकि उष्णवीर है तो अग्नि का दीपन करेगी। लेकिन उसके बावजूद गुरु भी है तो पचने में टाइम लेती है, उष्ण होने के बावजूद भी। अब ये सारी चीज़ें क्या होता है कि अपेक्षा करती है। अब यहीं से बता दूं, मोटा इंसान खा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी तो फिर उसको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगेगी, इसलिए मोटे इंसान को जब हम लोग कोई चीज़ देते हैं तो जो समय लगाए पचने में उसको वो चीज़ें देते हैं, और त्रिदोष कारक होती है। लेकिन अब आपको यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर मूली के साथ में है कि कच्ची खाएंगे तो क्या होगा, पकाकर खाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर इसी बड़ी मूली को भून करके खाएंगे तेल में भून करके तो ये त्रिदोष शामक होती है, त्रिदोष नाशक होती है। ठीक है, तो तीनों दोषों का जो मतलब प्रकोप कर रही थी जो बड़ी वाली मूली थी, ऐसे अगर आप उसको तेल में भून कर खा रहे हो तो त्रिदोष नाशक हो जाती है, तीनों दोषों को ठीक ठाक करेगी, तो आप बड़े आराम से इसको खा सकते हैं, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में जब मूली जी हैं तो मूली जी का बीज भी होगा, और मूली जी के बीज की अगर हम बात करें तो मूली के बीज में उड़नशील तैल होता है, इसीलिए पर्टिकुलर स्मेल होती है। कहीं पर भी मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ में स्मेल लगती है तो उसमें एक तैल होता है, या कह सकते हो कि उड़ने वाला तेल होता है, स्पेसिलो तेल होता है। और इसका जो कंद होता है, मतलब जो हम लोग खाते ही हैं जिसको सफ़ेद पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज कंद, तो उसमें आर्सेनिक होता है। इस आर्सेनिक का अमाउंट क्या है कि पर 100 ग्राम के पीछे 0.1 मिलीग्राम के आसपास का अमाउंट होता है। मूल और बीज में दोनों में इसमें स्थिर तैल पाया जाता है। गुण और अगर हम प्रयोग की बात करेंगे तो कोमल मूली होती है, कच्ची मूली होती है, त्रिदोषहर होती है, और जो बिना पका करके अगर आप खाते हैं तो त्रिदोष कारक होती है। तो बेटर यही है पका कर खाइए, बहुत अच्छी होती है, और पका कर खाने से हमारी मूली जी त्रिदोष हर हो जाती हैं। और सूखी जो मूली होती है वो भी त्रिदोष हर होती है। अब यहीं से बात करते हैं कि मूली में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मूली का हर कोई जानता है कि इसके पत्तों का स्वरस यूज़ होता है। तो स्वरस की बात अगर करेंगे तो मूत्रल और मृदु विरेचक होता है। इट मीन्स कि जिन लोग को यूरिन अगर हो रही है और यूरिन अच्छे से नहीं हो रही है तो उन लोगों को आप मूली का स्वरस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, यूरिन का फ्लो अच्छा हो जाएगा। मृदु विरेचक होता है, माइल्ड लग्जेटिव है, पेट में अगर हल्का सा कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी सॉल्व करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान क्रूर प्रोस्टी है तो उस पर काम नहीं करेगा, जिसकी बहुत ख़राब सी कब्ज है उस पर नहीं काम करेगा, लेकिन जिनको हल्की फुल्की कब्ज हुई है तो वो ठीक हो सकती है।
फिर अना हो रहा है, मतलब पेट फूला फूला लग रहा है, शूल है, पेट में दर्दें हैं, अर्श की तकलीफ वगैरह है और अशमरी की तकलीफ है, इन सारी जगहों पर मूली के पत्ती का सोरस आप बड़े आराम से दे सकते हैं। तो अर्श और अशमरी याद रखिएगा, जो यूजी वगैरह के बच्चे जुड़ रहे हैं, तीनों ही से हैं, अना है, अर्श है, अशमरी है और शूल वगैरह है, यहाँ पर भी काम करेगा। यूटीआई वगैरह की प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर मूली का सोरस बड़े अच्छे से दे सकते हो। हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करेगा। अब अगर इसमें इसके मैं बीज की बात करूं, क्योंकि सोरस तो हर कोई बड़े आराम से ले लेता है, बीज की बात करूं तो बीज जो होता है कफ निस्सारक होता है। तो जहाँ पर भी कफ जमा हुआ है आप वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बीज दे सकते हैं। पाचन होता है, पाचन को प्रमोट ही करेगा। वातानुलोमन होता है, मतलब जो भी मलमूत्र को निकलना है अपनी जगह से, उसको अपनी जगह से निकालेगा, दैट इज़ वातानुलोमन। कि अपान वायु की जो अधोगति होती है, जो भी चीज़ें निकालने के, जैसे हमारे वेद बोलता है कि मूत्र निकलना है, मल निकलना है, मतलब चाहे यूरिन हो, चाहे स्टूल है, चाहे शुक्र का प्रवर्तन हो, चाहे आर्तव का प्रवर्तन हो, और चाहे जब बेबी होता है तो सम टाइम बाद उसको भी निकलना होता है, ये सारा अपान वायु का काम होता है। और वायु सही से होती है, जो चीज़ें निकलनी है वो वात अनुलोमन कहते हैं, वात सही डायरेक्शन में जाए, दैट इज नोन एज वात अनुलोमन। और मूत्रल मैंने आप लोग को शुरू में बता दिया, मृदु विरेचक भी इसकी प्रॉपर्टी वो आपको बता दिया। और अनार्थो वगैरह की कंडीशन है तो वहाँ पर भी आप अच्छे से दे सकते हैं, मतलब स्कैंटी पीरियड वगैरह हो रहा है या लेस पीरियड हो रहा है या बिल्कुल भी पीरियड नहीं हो रहा है, उन सारे केसेस में बीज को अच्छे से दे सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी, और ये तो इसके बीज की थी, लेकिन कंद का शाक अगर आप हमेशा खाते हैं तो वहाँ पर क्या है, नित्य खाने से विबंध नहीं कॉज करता है। अभी आपने देखा कि माइल्ड लग्जेटिव है, मृदु विरेचक है, तो अगर इसको हमेशा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, विस्तंभ नहीं होगा, वातकारक नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, जितने आपके शाक होते हैं वो सारे शाक जब आप खाते हो तो उस वक्त वो थोड़ा सा विस्तंभी होते हैं, वात प्रकोपक होते हैं, इसीलिए अच्छे से उनको भून भान कर खा लिया जाता है। हालांकि मूली जी को भी तेल में भून कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा। पर और जो नॉर्मल शाक हैं, जैसे चाहे आपका सरसों है, चाहे पालक है, उनसे इस मामले में ये ज़्यादा अच्छी है। हालांकि आपके बथुए का भी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा साग होता है, खास करके जो अर्श और पाइल्स वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बथुआ का साग सबसे बेस्ट चीज़ होता है। पाचन है, वातानुलोमक है। अब साथ में ही बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा जो है 2 से 4 तोला है। नॉर्मली आप समझ सकते हो 20 ml से लेकर के 40 से 50 ml की मात्रा में दे सकते हैं। अगर किसी को जैसे मान लो मृदु विरेचक की तरह देना है, मूत्रल की तरह देना है, इस तरह की कोई भी तकलीफें हैं तो आप आराम से इसका दे सकते हो। और बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं वहीं पर कि जब पराठे बनाने होते हैं तो आप इसको क्रश करते हो, मतलब कसते हैं, कसने के बाद में निचोड़ करके तब आप स्टफिंग करके बनाते हो, तो जो इसका रस रहता है वो घर में सारे को थोड़ा थोड़ा करके ले लो, बेस्ट तरीका हो गया। और बीज के चूर्ण की जो मात्रा है वो करीब 1 से 3 माशा होती है। तो ये हमारी मूली जी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मेरे को पहले अभी था, मैंने कहा सीज़न जब शुरू हो रहा है तो मूली के बारे में ज़रूर हमें बातचीत करनी चाहिए, है ना। चलिए अब बात हम करते हैं गाजर के बारे में। तो गाजर हमारे कैरेट जी को हर कोई जानता है, खरगोश को बहुत पसंद होता है, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, अच्छे से अच्छा लगता है। मतलब जब कॉमिक बुक बचपन में पढ़ते हैं तभी से देखते हैं कि गाजर कितना अच्छा लगता है। तो गाजर को क्या एक वर्ड और यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज दी ग्रिंजन वर्ड। तो गाजर के लिए ग्रिंजन वर्ड भी यूज़ होता है। नारंग वर्णक वर्ड यूज़ होता है। तो नारंगी कलर की तुम्हारी गाजर जी होती है। गाजर जी का ये आजकल तो चला ही है, नारंगी को नहीं बोलते, बोलते हैं कैरेट कलर में भी, क्योंकि हर नारंगी कलर में भी बहुत सारे शेड्स आएंगे ना, तो आपके गाजर जी का एक पर्टिकुलर कलर आता है। तो ये इसकी पर्यायवाची 2 ही वर्ड हैं, दैट इज ग्रिंजन और नारंग वर्णक। तो गाजर के ज़्यादा पर्याय नहीं है, आपके मूली जी के खूब ढेर सारे पर्याय थे, है ना। डाकस कैरोटा जो है ये इसका लैटिन नेम है और अम्बेली फेरी फैमिली को बिलोंग करता है। मतलब मूली और गाजर जी की फैमिली अलग है। मूली जी की फैमिली तो क्रूसीफेरी थी, लेकिन हमारे गाजर जी की फैमिली जो है अम्बेली फेरी है, मतलब धनिया वाली जो फैमिली है वो है। तो जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए है। और इसकी खेती जो है वो हर प्रांत में होती है। तो गाजर के इसमें आपने देखा होगा हर जगह, चाहे आप नॉर्थ में रहिए चाहे साउथ में रहिए, आप हर जगह गाजर खाने को मिल जाती है, बड़े आराम से मिलती है। बहुत सारे चाइनीज़ वाइनीज़ आइटम बनाते हैं तो उसमें ज़रूर डालते हैं, बिल्कुल डिफरेंट सा कलर, एकदम सुंदर सा टेक्सचर अच्छा सा दिखता है। गुण की अगर बात करेंगे तो मधुर रस और तिक्त रस इसमें पाया जाता है। तो गाजर जी के रस की अगर मैं बात करूंगी तो दैट इज मधुर एंड तिक्त रस है।
उष्णवीर्य होते हैं, तो इसका मतलब पाचन में हल्के हो जाएंगे तुरंत ही। तीक्ष्ण ये भी होता है। अग्निदीपक है क्योंकि उष्णवीर्य है। लघु है, पाचन में हल्का है, हमारी मूली जी गुरु हो गई थी बड़ी वाली। और ग्राही है, मीन्स कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी मैं, जब आपके लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं या जिन लोग का मल बिखरा बिखरा आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, तो वहाँ पर ग्राही गुण है, तो मल को थोड़ा सा बांधने का काम करेगा। तो गाजर को आप वहाँ दे सकते हैं। जैसे अब इसी बात से एक बात याद आ गई तो बता देती हूँ, बहुत सारे लोग को बहुत तकलीफ होती है कि जैसे उनका मल बिखरा बिखरा आता है। तो अगर आपका मल बिखरा बिखरा आ रहा है, किसी भी पेशेंट का, किसी भी इंसान का मल बिखरा बिखरा आ रहा है, तो उसके पास खाने पीने की 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा गाजर का ग्राही गुण है, तो आप गाजर दे सकते हो खाने में, वो डेली शामिल कर ले। इसका मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं खाना, 1-2 गाजर अगर आप दिन भर में बढ़िया से चबा कर खाते हैं। हालांकि गाजर के साथ है कि उसको जब कस करके खाया जाता है, जितना छोटा फॉर्मेट में महीन पीस कर खाते हैं, तो उसका क्या होता है, कैरोटीन अच्छे से काम करता है। तो जिन लोग का भी मल बिखरा बिखरा आ रहा है, वो गाजर खा सकते हैं। वहीं पर आपने देखा था एक दिन पहले का जो दूध होता है, उसका जो निकाला हुआ घी होता है, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप ऐसे सारे पेशेंट को जिनका मल बिखरा बिखरा आता है, बंधा हुआ नहीं आता, उनको ये दे सकते हैं। साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे सारे पेशेंट्स को आप शुंठी सिद्ध जल दे सकते हैं। बहुत नॉमिनल अमाउंट से शुरू करिए, क्योंकि आम का पचन भी करेगी और मल को थोड़ा सा बांधेगी, तो वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स होते हैं आज की डेट में जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरा मल बंधा नहीं आता है, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से, और फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गाजर जी के गुण की बात हो रही थी। तो गाजर जी के गुण में हमने क्या कहा, मधुर और तिक्त रस है, उष्णवीर्य है, अग्निदीपक है, लघु है, ग्राही है। तो मधुर और तिक्त रस होने से क्या हुआ, आप रक्त पित्त में बढ़िया से यूज कर सकते हो, क्योंकि रक्तम पित्तम वाला है हालचाल, पित्त दूषित हुआ, उसने रक्त को दूषित किया है। तो पित्त और रक्त दोनों का शमन हमारा मधुर तिक्त रस करता है ना, तो आपने यूज कर सकते हैं। आप अर्श के पेशेंट को भी इसको बड़े अच्छे से दे सकते हैं। ग्रहणी के पेशेंट को भी गाजर बहुत अच्छे से खा सकता है। तो कोलाइटिस की तकलीफ वगैरह है, या जो IBS की तकलीफ है, इधर उधर की तकलीफ है, नॉर्मली वैसे भी हर कोई जानता है कि गाजर के कोई ऐसे खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते। जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप देखेंगे वो मेनली बीज के फॉर्मेट में आता है, क्योंकि फल के फॉर्मेट में इस तरीके से नहीं है। कफ और वात का शमन करता है। मधुर और तिक्त रस होने के बावजूद कफ और वात का शमन करता है। मतलब मधुर से आप तुरंत समझने लगेंगे कि कफ को बढ़ाएगा, नहीं, हमारे गाजर जी कफ और वात का शमन करते हैं। रक्तपित्त में यूज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो बहुत बड़ी चीज होता है। अब इसी तरीके से गाजर की एक और वेराइटीज वगैरह होती हैं, या गाजर के साथ में कौन सा गाजर अच्छा माना जाएगा। तो गाजर को हर कोई जानता है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं ना, सुंदर सुंदर सा कौन सा गाजर है वो लेकर आते हैं। तो जो गाजर चिकना होगा, कोमल होगा, चमकीला लाल नारंगी रंग का होगा, मतलब कोमल भी होना चाहिए, चिकना भी होना चाहिए, चमकीला लाल नारंगी रंग का गाजर जो होता है अच्छा माना जाता है। तो जब भी आप जाते हैं मार्केट में, वैसे भी सब्जियों के लिए एकदम सिंपल सा नियम होता है, जो भी फल सब्जियां लाते हैं हम लोग देखते हैं कि देखने में सुंदर होनी चाहिए, कहीं कोई दाग दुग नहीं रहे। दाग दुग का मतलब सिंपल सा होता है कि कीड़े उड़े अंदर रहते हैं तो ऊपर से दिखता है। ये नेचर का रूल है कि अंदर कुछ कचरा है तो बाहर से उसकी स्किन दिखेगी, ध्यान से देखेंगे आप तब दिखेगी, है ना। और बहुत पुराना नहीं रहे, मतलब कि बहुत रूखा सूखा बेजान सा पड़ा है, तो हम लोग पुराना है नया खाइए, तभी उसके अंदर वो क्वालिटीज़ रहेंगी और तभी आपके लिए वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एक गाजर का तरीका है, जो गाजर ऐसे हम लोग के यहाँ उगाई जाती है। लेकिन एक होते हैं वन्य गाजर भी होती है, और वन्य गाजर हालांकि क्वालिटी बड़ी गंदी सी होती है, बट तब पर ही चूंकि हम गाजर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको वन्य क्वालिटीज़ मतलब जो जंगलों में पाई जाती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके कंद जो होते हैं पतले से होते हैं, बड़ी पतली पतली गाजर जो होती है ना, वो होती है वो वाली वेराइटी। लंबे होंगे, काष्ठी होंगे, थोड़ा सा मतलब खुरदुरापन उसमें रहेगा, या कह सकते हो कि बहुत सॉफ्ट नहीं होगी जैसे हमारी ये वाली गाजर होती है, नुकीली टाइप का, उसमें जो गंध रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा तीव्र गंध रहती है, अस्वाद होता है, कोई स्वाद उद नहीं होता है। और कई बार देखते हैं ना मार्केट में भी इस तरह की गाजर होती है, या मार्केट तो नहीं, नॉर्मली हम लोग कई बार उगाते हैं तो इस तरह की चीज़ें उग जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं हमारी मिट्टी में खराबी थी। तो हो सकता है हम सही वैरायटी का बीज ही नहीं ले पाए, और चरपरे होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं। तो जो जंगली वैरायटी है गाजर की वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जब आप लगाने लगते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सही सही ला करके लगाइए। जो अपने यहाँ बीज लगाया जाता है, बोने के लिए यूज़ किया जाता है, वो नॉर्मली यूरोप और अमेरिका से आता है। और कश्मीर और कुल्लू में भी कोशिश की जा रही है कि गाजर के बीज मतलब तैयार किए जा सकें, जिससे खेती किया जा सके। क्योंकि आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है, तो इकॉनमी का ही लॉस होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं गाजर वाजर लगाने के बारे में सोचते हैं, तो हमने कहा चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग के बारे में अगर आएंगे तो आप समझोगे मूली से भी ज़्यादा गाजर का यूज़ होता है। शाक के रूप में आपकी मूली जी भी यूज़ होती है, गाजर जी भी यूज़ होते हैं। सलाद के रूप में मूली भी यूज़ होती है, अच्छे से गाजर भी यूज होता है। अचार के रूप में हालांकि मूली का भी अचार बनता है, बहुत सारे लोग मूली का अचार बनाते हैं, बट गाजर का भी अचार बहुत अच्छे से बनता है। हलवा की अगर बात करो तो हलवा इकलौती ऐसी चीज़ है भाई जो गाजर का है, और ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप प्यार से अच्छे से बनाते हो। कई बार वाकई बहुत बेहतरीन बन जाता है। सिर्फ दूध ही यूज़ कर लिया, ड्राई फ्रूट और चीनी यूज़ कर ली, उतने भर में ही अच्छा बन जाता है। खोया वगैरह डाल लेते तो बात ही क्या है, बहुत अच्छा सा होता है। और गाजर जी का मुरब्बा भी बनता है। तो गाजर जी के साथ में इकलौते हैं कि इनका है तो हलवा बनता है, एवरीबडी नोज दैट, और मुरब्बा भी गाजर का ही बनता है। तो मूली जी का गाजर मतलब ना हलवा बनता है और ना मुरब्बा बनता है। साथ में गाजर के साथ में जो कलर निकलता है ना, इसको मक्खन रखने के लिए भी, बटर को कलर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा सा यूज़ है। अगर आप इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करोगे तो पर 100 ग्राम के पीछे इसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें 86% ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर का अमाउंट गाजर जी में अच्छा सा है। प्रोटीन इसमें 0.9 है परसेंटेज, मतलब पर 100 ग्राम के पीछे कर रहे हो तो 0.9 सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर लो। फैट हो गया 0.1, लेकिन ये प्रोटीन से भी ज़्यादा इसमें कार्बो है, दैट इज 10.7 है। तो ये 0.9 था और 10.7, तो कार्बोहाइड्रेट तो अच्छा खासा होता है, एवरीबडी नोज दैट। फाइबर भी है इसमें 1.2 है, खनिज 1.1 है। और खनिज में भी अगर हम बात करेंगे जो भी मिनरल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर गाजर के अंदर आयरन का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है दैन कैल्शियम के। तो आयरन का अमाउंट 1.5 मिलीग्राम है और कैल्शियम का 0.08 के है। उसी तरह फास्फोरस भी है 0.03% में। और सबसे ज़्यादा जो गाजर जी मेन सोर्स किसके हैं, विटामिन ए के सोर्स हैं। तो इसमें जो कैरोटीन का अमाउंट है दैट इज 2 के, मतलब 2000 से लेकर के 4.3 के तक है, मतलब कि 4300, 2000 से लेकर 4300 के जो है यूनिट जो है, इतना तक इसमें कैरोटीन पाया जाता है। और मेनली जो गाजर का हम लोग यूज़ करते हैं वो इसी पर्पज से यूज़ करते हैं। साथ में इसमें विटामिन बी, डी, सी, ये सारी चीज़ें भी पता है होती हैं, पाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमें जब पता रहे कि तुम अपने बच्चों को बताते ना, देखो बच्चा इसमें ये पाया जाता है, ये आप खाओगे तो आपकी बॉडी को ये मिलेगा। तो इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्ब भी है, इसमें फाइबर भी है। बच्चों के लिए हम बहुत परेशान होते हैं, तो बच्चों से बात आई गई, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ना कि बच्चों के लिए खाने के लिए क्या अच्छा है। तो बच्चों के खाने के लिए वाकई गाजर बहुत अच्छा है। क्यों? विटामिन ए का रिच सोर्स हो गया, तो विटामिन ए जी है। कार्बोहाइड्रेट, बच्चों को भाई एनर्जी चाहिए, बच्चे खेलते कूदते फांदते रहते तो उनको चाहिए, थोड़ा बहुत फाइबर चाहिए तो थोड़ा बहुत फाइबर भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और विटामिन ए तो बहुत अच्छे अमाउंट में है, बी, डी, सी भी है, मतलब सी, बी, डी सिंपल लैंग्वेज में अपना दिमाग में याद रख लो। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो क्यों ना गाजर जी को खाया जाए, है ना। तो बच्चों को कम से कम इस तरीके से समझाएंगे तो बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। दूसरी बात एक और चीज़ है कि गाजर के साथ होता है, गाजर की जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है उसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है कम होता जाता है और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ता जाता है। गाजर जो मोटी होती जाती, बट कैरोटीन का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो अगर आप विटामिन ए रिच के हिसाब से सोचते हो, विटामिन ए रिचनेस के हिसाब से सोचते हैं तो हमें मोटी गाजर खानी चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे आजकल एक मतलब सिस्टम चल गया, हर कोई ज़्यादा मैं प्रोटीन खाऊं, कार्बोहाइड्रेट ना खाऊं, जबकि मैं प्रोटीन को बहुत फेवर नहीं करती हूँ। क्यों? आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर अच्छी होनी चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, लेकिन एक्सेस नहीं। हमें पतला होना, हमें ये होना है, वो जो मॉडर्न वाला नौटंकी आया हुआ है कि हमें खाना प्रोटीन है, ये ऐसा नहीं है कुछ में। आपकी बॉडी में जहाँ कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है ना, वहाँ कार्बोहाइड्रेट से ही काम चलेगा। ब्रेन जी को ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज ही चाहिए, वो प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे, तब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी वाइट गाजर होती है उसमें आपका कैरोटीन नहीं रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ ये भी पता होना चाहिए, इसलिए आपकी जब भी ऑरेंज खाने के मतलब गाजर खाने की सोचते हो तो हमेशा ऑरेंज कलर वाला या गाजर के कलर वाला, गजरेला भी बोलते हैं ना गाजर के हलवा को, तो उस कलर की जो गाजर है वही खाई, वाइट वाली गाजर खाने की ज़रूरत नहीं है। पकाने से इसके जो पौष्टिक तत्व हैं हर कोई जानता है नष्ट हो जाते हैं, तो कोशिश करिए स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने से थोड़ा सा उसका न्यूट्रिशनल अमाउंट ठीक रह जाता है।
और अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका कैरेटिन का आप चाहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, तो इसको महीन पीस करिए या कस करके खाइए। तो कोशिश करिए आप क्रश कर लीजिए, कस कर लीजिए अच्छे से, कद्दूकस जिसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं, तो उस तरीके से खाइए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। क्योंकि पीस करके खाओगे तो स्वाद ही नहीं आता है, इसीलिए शायद हलवा बनाने वाला कंसेप्ट लोगों ने ईजाद किया होगा। और इसके बीजों में सुगंधित तेल पता था, स्थिर तेल भी होता है और पत्तों में भी तेल होता है। तो पत्तों को भी आप सूंघ कर देख सकते हो, एक अच्छे से स्मेल इसके आती है। चलिए आगे बात करते हैं गाजर जी के गुण और उपयोग के बारे में। तो गुण और उपयोग के बारे में, जैसे आपकी मूली जी मूत्र जनन थी, ऐसे आपका गाजर भी मूत्र जनन है। तो यूटीआई वगैरह प्रॉब्लम में बड़े आराम से मूली भी दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं। बल्य होता है, गाजर ताकत लाता है, पोषक होता है। हर कोई जानता है कि मूली से गाजर के अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और मेनली जो कंजम्पशन हम लोग करते हैं कैरोटीन या विटामिन ए की वजह से हर कोई गाजर खाना पसंद करता है। इसका जो बीज होता है वो भी सुगंधित होता है, इसका भी बीज मूत्र जनन होता है, बट गर्भाशय उत्तेजक होता है। तो गर्भाशय उत्तेजक होने की वजह से प्रेगनेंसी में गाजर के बीज को बिल्कुल भी नहीं देंगे। हालांकि हम लोग डे टू डे लाइफ में कभी गाजर का बीज नहीं खाते हैं, पर ये चीज़ पता होना चाहिए। तो गर्भाशय उत्तेजक होने का फ़ायदा क्या होगा कि जिनको आर्तों की प्रवृत्ति सही से नहीं हो रही या कम प्रवृत्ति हो रही, वो सारी जगह आप बड़े आराम से दे सकते हो। बल्य और वृक्ष दोनों है, तो बड़े अच्छे से मेल भी गाजर को खाएं तो बहुत अच्छा काम करेगा। उसके अलावा क्या होता है, गाजर को आप टेप वर्म वगैरह के केमी में या सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, थ्रेड वर्म बोलते हैं, तो थ्रेड वर्म के केस में गाजर को आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो बच्चों को तो गाजर खिलाना ही खिलाना चाहिए। बच्चों के अंदर पता नहीं किस किस तरह के जर्म्स या वर्म्स हो सकते हैं, तो बच्चों को जब ठंडी का मौसम आ गया तो कोशिश करिए एक गाजर अपने छोटे बच्चे को रोज़ खिलाए। छोटा बच्चा मतलब बहुत ही छोटा नहीं, जब जो बच्चे खाने लगते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो आप उनको एक गाजर डेली दे सकते हो। कामला के केस में गाजर का क्वाथ देना है तो बढ़िया से इसका सूप वगैरह बना करके आराम से बच्चों को दे सकते हो। तो जॉन्डिस वगैरह के केस में भी बहुत बढ़िया काम करेगा। रक्त पित्त में काम कर रहा तो कामला में भी काम कर रहा। और गाजर को कस करके गर्म करके इसका लेप कहाँ पर करते हैं, शोथ है, व्रण है, दग्ध व्रण है, वहाँ पर भी इसको पुल्टिस की तरह एटलीस्ट इसको बांधते हैं। ये भी आपको बताना चाहिए। साथ में इसके बीजों का उपयोग सर्वांग सोप, कहीं पर भी स्वेलिंग वगैरह है तो बीज को पीस कर लगाते हैं। और साथ में वृक्क रोग वगैरह में भी करते हैं। तो पर्टिकुलर उस एरिया पर आप इसको पीस करके लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। लोकल एप्लीकेशन हम लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन लोकल एप्लीकेशन में क्या है, बीजों का लोकल एप्लीकेशन है, किसी और चीज़ का लोकल एप्लीकेशन नहीं है। अब उसी के साथ में एक चीज़ है, गर्भाशय की पीड़ा एवं प्रसव के समय बीजों को देते हैं। तो क्योंकि गर्भाशय संकोचक था ना, तो लेबर पेन जब हो रहा है तो उस वक्त आप गाजर के बीजों को बड़े अच्छे से दे सकते हैं। इससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। ये मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि प्रेगनेंसी में कभी भी गाजर के बीज को नहीं देते हैं। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब डिलीवरी होने वाली है, जब लेबर पेन स्टार्ट है, देन यू कैन गिव। उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तो बेबी बाहर ही निकालना है ना। तो आपके पास में ये बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं। चलिए आज एक बात आप लोग से और करते हैं, रसजा नाम विकारा नाम लंघनम परमम औषधम। तो जितनी भी रसज व्याधियाँ होती हैं, रसजा नाम विकारा नाम लंघनम परमम औषधम, तो उसमें लंघन जो है, फास्टिंग जो है, उपवास जो है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और मैंने फास्टिंग या उपवास को लेकर के एक पूरा सेशन लिया हुआ था नेचुरोपैथी के कंसेप्ट से, लेकिन मैंने कहा चलो आज हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से बात करें। हालांकि हम प्योर लंघन के बारे में बात नहीं करेंगे। लंघन के हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं, उन सारे तरीकों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हैं जहां पर आप लंघन कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब आप जब भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक भूख बर्दाश्त करिए, जब बहुत तेज भूख लग जाए तभी कुछ खाइए पीजिए। और कोशिश करिए जिन लोग को भी क्रॉनिक कोई भी बड़ी बीमारी है, वो सारे लोग सूर्यास्त के बाद कम से कम खाना छोड़ दें। शास्त्र हमारा खुद बहुत सारी चीज़ों को कह रहा है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। बिकॉज आज की डेट में हम सारे लोग खाना नहीं खाएं इस बात से ज़्यादा परेशान है, खाना खा लिए हैं परेशान इस वजह से एक्चुअली हैं। बट जो माइंड सेट है ना, दिन ब दिन इस मुंह को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। हर 2 घंटे पर 4 घंटे पर बहुत सारे लोग के रूल्स होते हैं कि 2 घंटा हो गया ये नहीं गया, 4 घंटा हो गया ये नहीं गया, हमारा ब्रेकफास्ट इतने बजे तक जाना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर लंच इतने बजे तक, डिनर इतने बजे तक, स्नैक्स चाहिए, टी चाहिए, बीच में कुछ और चाहिए। मतलब कहते हैं हम पैदा क्यों हुए हैं,
पैदा हुए दिन भर मुंह चलाने के लिए, मुंह में कुछ कुछ खाने के लिए। इसी तरह बोलने की भी आता है, बोलने का भी यही होता है कि मौन रखिए, जिस टाइम जब ज़रूरत है तब बोलिए। जैसे अभी आप लोग कहोगे मैं बात कर रही हूँ, अभी तो मैं सेशन ले रही हूँ, अभी मेरा काम है बोलना, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त नहीं बोलिए। उसी तरह खाने का भी है कि बोलते हैं ना कि आपकी अगर किचन हर वक्त ऑक्यूपाई रहती है, मतलब किचन में हर वक्त चूल्हे पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वास्तु का वो भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। किचन में कुछ टाइम आपके चूल्हे को आराम होना चाहिए। तो लोग कहेंगे रात भर तो जो कुतर्क करने वाले थे ना, वो सारे लोग बोलेंगे कि रात भर तो गैस बंद रहती है। नहीं, ऐसा नहीं करिए। जब तक बहुत तेज भूख नहीं लगती है तब तक खाना खाने के बारे में मत सोचिए। सूर्यास्त के बाद खाना मत खाइए। जिन लोगों को भी कोई क्रॉनिक तकलीफ है, साथ में कोशिश करिए अगर 1-2 टाइम का खाना अवॉइड कर सकती है तो अवॉइड करिए। नहीं अवॉइड कर पाते हैं तो व्रत भगवान के सिस्टम को सोच करके अगर फास्टिंग करना चाहेंगे, उपवास करना चाहेंगे, तो उस बहाने भी लंघन हो जाएगा। और यही वजह थी कि हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने व्रत को जोड़ा था। कम से कम इंसान इसी बहाने कुछ नहीं खाएगा। बट हम लोग क्या होता है ना कि हर जगह कहते नहीं, राह निकाल लेते हैं, कुछ भी होगा। हमने तरह तरह के कुट्टू के आटे की पूड़ी, इसकी आलू की मतलब बढ़िया से फ्राई करके आलू खा रहे हैं, शकरकंद अच्छे से खा रहे हैं, और न जाने क्या क्या ऑप्शंस। हमने व्रत में भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली और हमने भी व्रत में बहुत सारा चीज़ें खा लिया। मतलब कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि दिस इज़ द टाइप ऑफ द लंघन, मतलब लंघन का तरीका था। और इसीलिए शास्त्रों ने इसको प्रमोट किया था, धर्म गुरुओं ने इतना प्रमोट किया था, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसमें जीने खाने के तरीके को ऐसा बनाया गया जिससे इंसान को लोड भी ना लगे और वो सही सही चीज़ों को फॉलो कर ले। तो इसीलिए मैंने कहा आज मैं फिर से इस पर बात करती हूँ कि रसजा नाम विकारा नाम लंघनम परमम औषधम। अगर रसद कोई भी क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस पहली धातु है। जब हमारे आहार का पोषण हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब डाइजेशन हुआ तो सबसे पहले कौन सी धातु बनी? रस धातु। तो अगर रस धातु में करप्शन हो गया तो आगे सारे करप्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि बेसिक यहाँ पर फंडामेंटली गलत हो गया ना। डाइजेशन नहीं ठीक हुआ, डाइजेशन हुआ तो पहली धातु थी रस धातु। तो अगर रस धातु ही नहीं अच्छी बनी तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा। अब आज के एरा में अगर आप देखेंगे तो रस धातु के अंदर आपकी हार्ट डिसीज बहुत बड़ी चीज़ आती है। तो जिन लोग को भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो लोग कोशिश करिए कि लंघन करिए। लंघन करने का पहला तरीका है, आप लोग के लिए मैं एकदम सिंपल सा कर रही हूँ कि रात के बाद में मतलब सूर्यास्त के बाद में खाना मत खाइए। तब पर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं सूर्यास्त के बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो आप वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कुछ एवागू खिचड़ी तरीके होते हैं हमारे शास्त्र में, अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बताएंगे, उस चीज़ का सेवन करिए। ठीक है। दूसरी एक और बीमारी है, दैट इज आमवात। ये भी हमारी रस धातु की दुष्टि है। रसनाथ अति चिंतनाथ। तो अति चिंतन जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनकी भी रस धातु की दुष्टि हो जाती है। हालांकि आपको पता है विषादो रोग वर्धना ना, स्ट्रेस लेने से हर बीमारी फैलती है। तब पर भी मैं वहाँ पर भी आपसे कहूँगी, जिन लोग को भी आमवात की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों के लिए भी लंघन परम औषध है, सबसे बड़ी चिकित्सा है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और लंघन करने में आपको सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए, किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं है। और इच्छा शक्ति बहुत मतलब कहने की बहुत छोटी सी चीज होती है, पर होती बहुत बड़ी चीज है। पर जिस दिन आप चाह लेंगे यू कैन डू इट। ठीक है। उसके अलावा हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, वो भी मैंने कहा 4-5 बीमारियां थे, वो क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। एटलीस्ट देन वी कैन फॉलो इट। दैट इज अच्छी, मतलब अगर आईज की कोई भी डिसीज किसी भी इंसान को होना चाहिए तो उनके लिए लंघन बेस्ट चिकित्सा है। तो श्लोक क्या है? अच्छी कुच्छी भवा रोगा प्रतिस्याय व्रण ज्वरा पंचयते विनिवर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। केवल लंघनात् मतलब सिर्फ लंघन करने से, फास्टिंग करने से, एक टाइम खाना नहीं खाने से, भूख को थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। जब तक जबरदस्त भूख नहीं लगती है मत खाइए। पर हमारी आदत होती है, हम तो मुंह चलाएंगे, क्रेविंग होती है। प्लीज़ क्रेविंग पर मत खाइए। जब तक आपको सही भूख, सच्ची भूख, ट्रू हंगर नहीं लगती तब तक खाना मत खाइए। तो कोई भी आई की डिसीज़ है वहाँ ये चीज़ अप्लीकेबल है। कुच्छी की बीमारी है, पेट की कोई भी तकलीफ है तो वहाँ पर भी आपको लंघन ही बेस्ट चिकित्सा है। जैसे जो कुछ लोग बोलते हैं मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तुरंत खाना छोड़िए। लूज मोशंस हो रहे हैं, तुरंत खाना छोड़िए। पेट में गैस ज़्यादा बनी है, तुरंत खाना छोड़िए। मॉडर्न वालों की तरह नहीं कि खाली है तो तुरंत खा लो इसलिए गैस बनी है। वो जो थॉट प्रोसेस होता है वही गलत है। ठीक है। गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, सब में खाना छोड़कर तो देखिए जब तक दबाकर भूख नहीं लगे। और फिर जब दबाकर भी भूख लगेगी तब हाँ अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको जो बताएगा वो खाकर तो देखिए।
प्रतिस्याय, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है या कफ एंड कोल्ड की तकलीफ अभी अभी हुई है, तो वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? लंघन करने की ज़रूरत है। खाना छोड़कर तो देखिए, कहते नहीं एक मतलब गुजरात टूरिज्म का था ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो हम कहते हैं कुछ दिन लंघन तो करिए सरकार। तो लंघन करके देखिए। व्रण, अगर आपको कोई भी उंड है बॉडी में, कोई भी चोट चपेट लगती है, उस केस में भी आपको व्रण वगैरह हुआ है, उंड फॉर्म हुआ है, एब्सेस फॉर्म हुआ है, लंघन करिए। ज्वरा, तो ज्वर में तो होता ही है लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्त कोरसा, हमारे ज्वर के चिकित्सा सूत्र ही है, सबसे पहले लंघन वर्ड आया है। तो प्लीज लंघन करिए। तो चाहे आपको आई की डिसीज है, चाहे आपको उंड है, चाहे आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है, चाहे आपको फीवर है, और चाहे कफ एंड कोल्ड वगैरह की, कोराइजा वगैरह की तकलीफ, इस तरह की जो भी तकलीफ हो रही है, उन सारे जगह आप लंघन करिए। और जब आप लंघन करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और क्या होता है, जब आप फास्टिंग करते हो, मैंने आपको बताया ना, आपका मन पवित्र होता है। क्यों पवित्र होता है? आपको लगता है यार मैं तो ये काम कर गया। और धर्मशास्त्रों ने इसीलिए जोड़ा था व्रत उपवास को रहने के लिए। लेकिन जो लोग कुतर्क करने वाले लोग होते हैं ना, वो सारे कुतर्क करने वाले लोग क्या कहते हैं ना, अच्छी चीज़ को भी स्पॉयल कर देते हैं। तो प्लीज़ किसी भी अच्छी चीज़ को स्पॉयल मत करिए। और आयुर्वेद कह रहा है लंघन करिए, तो लंघन करिए। और लंघन करने के बाद अपना रिजल्ट शेयर करिए। लंघन का मतलब मैं आपको भूखे मरने की बात नहीं कह रही हूँ कि आप सोचेंगे मैं भूखे मरने की बात कर रही हूँ, बट असली भूख का इंतजार करिए। एक आध टाइम जब अवॉइड कर सकते हैं, जब लग रहा है कि नहीं यार भूखे रहकर काम चल सकता है, खा लेंगे तो ज़्यादा पंगा हो जाएगा, तो बेटर है कि मत खाइए। अगर कन्फ्यूज़न में भूख है नहीं है, तो बेटर है कि भूख नहीं है। जब इस चीज़ को करेंगे तब आपको रिजल्ट आएंगे। आप कहोगे हम करेंगे नहीं, तब कहाँ से रिजल्ट आएंगे? तो प्लीज़ करिए। जैसे हमारे यहाँ एक मैम है, उन्होंने उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि पेशेंट को बहुत हाइपर एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम थी, वो तब पर कहीं कहीं से भटका वटक करके भी ठीक नहीं हो रहे थे। उन मैम ने उनको क्या किया, 2-3 दिन बहुत हल्की खिचड़ी पर रखा, फिर थोड़ी सी घी वगैरह डाली हुई खिचड़ी पर रखा हफ्ते भर के अंदर, और बहुत मिनिमम मेडिकेशंस के साथ में, जो उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी, 1-2 दवाएं दी और पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो आप करके तो देखो, आप मतलब लंघन करके तो देखिए। इसीलिए हमारे धर्म में एक चीज़ और बनी थी जो मुझे अभी समझ में आती है, कि जब आप कोई व्रत रहते थे जिसमें होता था एक टाइम खाना है, तो उसमें आप देखोगे शाम के 4 बजे खाने का प्रावधान होता था। उसके पीछे की वजह ही होती थी, जब आपने शाम को 4 बजे खाया तो ना इधर कुछ खाया था ना उधर कुछ खाया था, और इस वक्त भी जब खाया तो व्रत का नियम होता है बहुत थोड़ा खाना। तो जब आपने बहुत थोड़ा खाया तो एक तरीके से आपका लंघन होता था। तो इस हिसाब से आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती थी, क्योंकि जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा कचरा रहता है उसके उतने ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आते हैं। तो नेगेटिव ख्याल भी क्या है, एक तरह का पाप ही है। अगर जितना पॉजिटिव ख्याल रखोगे, आपकी बॉडी उतनी प्यूरिफाई है, उतनी अच्छी है। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें किया और थोड़ा सा मैं भी थक गई। मेरा भी संडे का फास्ट रखती हूँ, मैं भी थर्सडे को भी फास्ट रखती हूँ, एकादशी को भी फास्ट रखती हूँ। और फास्ट रख करके ही मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, फास्ट के जो पुराने तरीके बने थे क्यों बने थे। या मेरी मदर कहती थी कि फास्ट का मतलब ये नहीं था दिन भर पानी पीते रहो। फास्ट का वो लोग का पुराने टाइम में नियम होता था कि दिन भर में एक बार पानी पियेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो हम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, हम बार बार तो नहीं, थोड़ा बहुत लेंगे, लेकिन दैट शुड बी नॉमिनल अमाउंट, मिनिमल अमाउंट खाएंगे पियेंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।